मथुरा में भारी हिंसा के बाद जब उस बाग का दरवाजा मीडिया के लिए खुला तो सभी के होश उड़ गए। तस्वीरें ऐसी सामने आई कि देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि सनकी ने खौफ का ऐसा साम्राज्य बनाया था जिसमें इनाम से लेकर सजा तक सभी खुद ही मुकर्रर करता था। सरकार की नाक के नीचे एक ऐसी अवैध सरकार चलाता था जिसकी व्यवस्था हैरान करने वाली थी। मार दिया। चल के चलो जरा होर्डिंग करके आओ। क्या तू पत्रकारिता करता है और देश की जनता को आज तक नहीं तूने बताया? मथुरा की इस जमीन पर चल रही थी एक समानांतर सरकार। इस जमीन की दहलीज पर आकर लोकतंत्र भी दम तोड़ देता था। हिंद सरकार और फिर शुरू होता था खौफ का ऐसा साम्राज्य जहां राम वृक्ष की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई बाभन बन गया तो कोई ठाकुर बन गया तो कोई बैकवर्ड बन गया तो कोई फॉरवर्ड बन गया। अरे ला क्या है चीज? राम वृक्ष के इस 270 एकड़ सरकारी जमीन पर बसे आतंक के बाग में कोई राम वृक्ष की इजाजत के बिना अंदर नहीं जा सकता था और ना ही बाहर। लेकिन सनकी का दम घोटू साम्राज्य अब खाक में तब्दील हो गया है। इस सनकी के साम्राज्य पर जब कैमरे की नजर पड़ती है तो होश उड़ जाते हैं। सरकार की नाक के नीचे कैसे राम वृक्ष ने 2 साल के भीतर एक ऐसी व्यवस्था बना ली जहां भारतीय कानून और व्यवस्था का नाम लेने वाला कोई नहीं था। खाक में तब्दील हुए सनकी के साम्राज्य की इनसाइड स्टोरी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 1 दर्जन से ज्यादा करीब 20 के करीब गाड़ियां और वो हर तरह की गाड़ी है। आप देखिए कार से लेके टवेरा से लेके और एक तरह से मारुति वैन से लेके पूरे कैंपस के अंदर 20 के करीब गाड़ियों को आग लगाया गया है और आग लगा के उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। आप अंदाजा लगाइए कि पूरी गाड़ियों की कन्वाई होती थी राम वृक्ष और उनके सहयोगियों की। राम वृक्ष के आतंक के बाग की पहली तस्वीर जिसे आप देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। पहली नजर में आप देख सकते हैं कि कैसे राम वृक्ष ने अपने ऐशो आराम के लिए गाड़ियों का काफिला तैयार किया था। इन जली हुई गाड़ियों में लग्जरी गाड़ियां भी थीं, जिस पर चढ़कर राम वृक्ष घूमता था और कमांडर के लिए अलग अलग गाड़ियां थी। रसद पहुंचाने लाने के लिए भी वैन और छोटे ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता। ये रहने की जगह देखिए, अभी भी बेड और अभी भी ये जो कंबल है ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी किसी पर इनके लोगों का होगा ऑलरेडी, और पूरा जल के तहस नहस हो गया। ज्यादातर जो इनके सेट्स थे वो फूस और एक तरह से इन लकड़ियों के बने हुए थे क्योंकि ये टेम्पोररी अरेंजमेंट किया गया था। यहाँ कोई भी शख्स बिना सनकी की परमिशन के दाखिल नहीं हो सकता था और जिन लोगों को यहाँ आने की अनुमति थी उनके दस्तावेज भी तैयार किए जाते जो जलकर राख हो गए हैं। गेहूं, धान की बोरियां इकट्ठी की जाती और फिर इसे मशीनों से तैयार किया जाता। जब राम वृक्ष ने मौत को सामने देखा तो इन्हें भी आग के हवाले कर दिया। पूरे पार्क में आपने छोटी छोटी झोपड़ियां देखी जहां उसके समर्थक रहते थे, लेकिन राम वृक्ष खुद इस कैंपस के अंदर बने एक छोटे से गेस्ट हाउस में रहा करता था। और आप इस गेस्ट हाउस की शान देखिए कि हालांकि जब गेस्ट हाउस बना होगा ऑफिस कुछ लोगों के ठहरने के लिए बना होगा, लेकिन अब जाके ये पूरी तरह से राम वृक्ष के कब्जे में था। एसी से लेके पूरा अटैच टॉयलेट्स, बाथरूम से लेके और एक तरह से पूरी घर में जो भी साजो सामान रहता है आप उसकी एक एक झलक देख सकते हैं। इस खूनी बाग में सभी लोगों के लिए एक साथ खाना बनाया जाता था। बड़े बड़े चूल्हे और भट्टियों पर खाना पकाया जाता था। आम लोगों के लिए आम व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन खास लोगों के लिए खास व्यवस्था। ये किचन है। अमूमन आपने ऐसे किचन बड़े बड़े जो आउटस्टेशन पंडाल या पुराने टाइम में यज्ञों में हुआ करता था। देखिए किस तरीके से चावल, या देखिए ये किचन का इलाका है और किस तरीके से खाना भट्टियों में बनाया जाता था। चूंकि लोग बहुत ज्यादा होते थे तो क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा बनाई जाती होगी।
राम वृक्ष के ऐशो आराम का भी इस खूनी बाग में खास ख्याल रखा गया। सत्याग्रह का दम्भ भरने वाले सनकी ने खुद के लिए गेस्ट हाउस में ठिकाना बनाया था, जहां सभी सहूलियतें थी। संविधान और कानून को कोसने वाले सनकी ने अपने और परिवार के लिए हर वो सुविधा मुहैया कर रखी थी जो किसी रईसों के घर में होती है, और इस पाखंडी के बच्चे सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी भी करते थे। लाल कृष्ण के साथ कुंदन सिंह, मथुरा, न्यूज 24। रामवृक्ष यादव ने अपने खूनी बाग में एक ऐसी पाठशाला खोल रखी थी जहां सिर्फ बालिग ही नहीं बल्कि मासूम बच्चों के जहन को भी खराब किया जाता था। सत्याग्रह के नाम पर ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता था कि मासूम भी राम वृक्ष के दलदल से बाहर निकल नहीं पाते थे। उनकी ख्वाहिशें भी सनकी के साम्राज्य में दफन हो जाती थीं। जैसे हम लोग 1 महीना हो गया था वहाँ गए, फिर वहाँ से कहा गया कि देख लो आकर के बाद फिर चले जाना, वहाँ से बाद में आने नहीं दिया था। तो 3 दिन हुए थे तो उसको तो लड़ाई छिड़ गई, तो वहाँ पे हमारे लोग भी बहुत से घायल हुए और पुलिस वाले को भी एक तो चोट लग गई थी। हम लोग राउटी में थे, वो लोग आग लगाने लगे राउटियों में, तब हम लोग बाहर निकल के भागे। इन मासूम बच्चों की लड़खड़ाती जबान वो सच बयां कर रही है जिसे अपनी आंखों से इन्होंने राम वृक्ष के खूनी बाग में देखा। ये मासूम उन 23 बच्चों में शामिल हैं जिनका ब्रेन वॉश राम वृक्ष अपनी आतंकी पाठशाला में कर रहा था। ये बच्चे उस वक्त उस बाग में मौजूद थे जिस वक्त गोलियां चल रही थी, आग लगाई जा रही थी, और अपनी आंखों के सामने इन्होंने देखा वो खौफनाक मंजर जिसे सुनकर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। इन बच्चों को मथुरा पुलिस ने खूनी बाग से बाहर निकालकर फिरोजाबाद के चाइल्ड होम में रखा है। बहरहाल करने हम घर जाएंगे ना, तो उन्होंने कही हम नहीं यहीं रहो, घर नहीं जाने देंगे, तो घर नहीं जाने देते थे। हम कहते हमको जाने दे, छोड़ो, वो कहते नहीं मैं मारे लूंगा, यहीं रहो। जो मासूम एक बार खूनी बाग में गलती से चला गया वो राम वृक्ष का गुलाम बना लिया जाता। जवाहर बाग में कब्जा जमाए बैठे सनकी ने मासूम की मर्जी को दकियानूसी विचारधारा से कुचल दिया था। न बच्चों को पढ़ने की आजादी थी और न ही खेलने की। बंदूकधारी गुंडों के बीच चलने वाले सनकी की मंशा साफ थी कि एक ऐसे प्राइवेट आर्मी बनाने की जिसमें औरतें और बच्चे ढाल बनकर खड़े रहें ताकि उसका साम्राज्य चलता रहे। समानांतर सरकार चलाने वाला सनकी मारा गया। आतंक की इस फैक्ट्री के आका की लाश को कोई लेने को तैयार नहीं है। पुश्तैनी घर गाजीपुर में भी लोगों ने लाश लेने से मना कर दिया है। यशो मर्दर रात में ही गांव में गए थे। उनके जो दोनों बेटे हैं और सगे भाई वहाँ कोई रहते नहीं हैं। आसपास के जो उनके खानदानी व्यक्ति थे उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया। सत्याग्रह के नाम पर जमीन हड़पने वाले